Hello students, this is Renu Sharma, chemistry lecturer. Today I am here with solution third part. Today we are going to discuss Raoult's law, ideal and non-ideal solution with azeotrope also. Previously we have discussed two part of the solution in which we have introduced the solution, type of solution and Henry's law. Today we are going to discuss third part of the solution with Raoult's law. First of all we have to discuss वेपर प्रेशर. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है. लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे. प्रीवियसली हमने लिक्विड सॉल्यूशन की बात की थी जिसमें सॉलिड एज ए सॉल्वेंट लिया गया था, सॉलिड एज ए सॉल्यूट लिया गया था और गैस जो है उसे भी हमने एज ए सॉल्यूट लिया था. आज हम दो केस लेंगे जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होगा और लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होगा. गैस का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर पहला टॉपिक अपना ये आएगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है. देखिए, वेपर प्रेशर को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक अपरेटस की आवश्यकता होगी जो कि एक क्लोज वेसल होता है. मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर बनाने के लिए. ये क्लोज वेसल है और इसके साथ एक मैनोमीटर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल होती है. ये मैनोमीटर है, इसमें मरकरी फिल है और ये मरकरी आपको ये बताएगी कि प्रेशर कितना है. उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? क्लोज वेसल के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन चाहिएगा. जैसे कि हमें पता है कि सॉल्यूशन की स्टडी करने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए, तो हम इसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड ही है. ठीक है, दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं. दो टर्म्स और आगे इसमें यूज़ होंगी. वन इज़ द वॉलेटाइल, अनदर इज़ द मिसेबल. व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मिसेबल? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. वॉलेटाइल वो होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के या बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए खुद ब खुद वेपर के अंदर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको आप वॉलेटाइल कह सकते हैं. मिसेबल जिनको सिंपल आप किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और वो इजीली अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो मिक्सअप हो जाते हैं, उनको आप मिसेबल कह सकते हैं. एकदम से आपने उसमें डाला और वो इंस्टेंटली उसमें मिक्सअप हो जाता है तो आप उसे मिसेबल कह सकते हैं. ठीक है, तो वेपर प्रेशर को जानने के लिए हमने यहाँ पर एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया है जो कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, आप ये मान सकते हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम यदि यहाँ पर अटेन हो गया तो हम ये कहेंगे कि कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों के दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है. जितना वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है. तो अब जो वेपर प्रेशर मैनोमीटर में दिखाई देगा वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा. मीन्स मान लीजिए वी कंसीडर आ गैस इन अ कंटेनर, मतलब कि अगर लिक्विड के अलावा यदि गैस की बात करते हैं तो उसमें भी वेपर प्रेशर आप कंसीडर कर सकते हैं. तो एक वेसल ले लीजिए जिसके अंदर एक गैस है और गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ वेसल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेपर प्रेशर. ठीक है, तो मैंने आपको दोनों केसेस में इसको बताने की कोशिश की है कि वेपर प्रेशर क्या होता है और मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया है कि वेपर प्रेशर क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज़ द प्रेशर exerted by the vapor in the equilibrium with liquid at a particular temperature. आपने टेम्परेचर इसका क्या रखा है, मेंटेन रखा है. ठीक है, और लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन लिक्विड किस फॉर्म में प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है? वेपर फॉर्म में ही प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है. ठीक है, विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. आपने उसका कोई टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं किया है, इसीलिए मैंने वॉलेटाइल शब्द जो है वो यूज़ किया था कि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनका बाइनरी क्या है, आपके पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उसके वेपर जो वाल के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. आप लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उसको वेपर प्रेशर कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर को. तो दो फैक्टर इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहे हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ द that particular solution. First of all we have to discuss what is the nature of the liquid. देखिए, अगर कोई लिक्विड किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, इट मीन्स उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है. आपने +1 क्लास में जब फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया जाता है उसमें मैटर के अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर जब हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। तो जब लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, यदि वीकर है तो ही वो किसके अंदर वेपर के अंदर प्रेजेंट होगा और तभी वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। उस चीज़ को यहाँ पर इंटरलिंक करते हैं और देखते हैं, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर एंड देयर इज वेपर प्रेशर इज ग्रेटर। मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होंगी तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, इफ लिक्विड विद वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट विल able to exert maximum vapor pressure. सेकेंड पॉइंट इज द टेम्परेचर। हम सभी को पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस जो होते हैं वो शो करते हैं। आपको ये भी आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कि सॉलिड जो होते हैं उनमें भी ऑसिलेटरी मोशंस पाया जाता है, उसके भी जो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें आपको ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिल सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि उनमें किसी प्रकार का मोशन नहीं होता। उसी तरह लिक्विड भी और गैस भी, गैस तो ऑब्वियसली फ्री टू मूव है तो उसके अंदर मैक्सिमम आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, एटम्स की, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो मैक्सिमम अमाउंट में वेपर जनरेट होंगे। ठीक है, और वेपर जनरेट होंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हायर विल बी द टेम्परेचर, हायर विल बी द वेपर प्रेशर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैल्सियस कैप्टन है जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसके अंदर देखिए इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की है, log P2 डिवाइडेड बाय P1 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ठीक है, ये इक्वेशन अभी आपके यहाँ पर कहीं भी यूज़ नहीं होने वाली है, लेकिन आप इसको इससे इंटरलिंक कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर के अंदर डिफरेंस है। आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया है, लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर को रेज कर दिया, बढ़ा दिया है, टेम्परेचर को T2 पर कर दिया है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेपर प्रेशर, इट्स वेपर प्रेशर इज बिकम टू P2। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो यदि हम निकालेंगे तो आप इजीली इसको कनेक्शन को देख सकते हैं कि प्रेशर किस प्रकार से टेम्परेचर से लिंक्ड होता है। तो मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर डाली है कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी लिक्विड सॉल्यूशन का यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्या चीज़ है। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने वेपर प्रेशर के बारे में बात की है। वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखिए मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं। तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन एंड द राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो मीन्स हम क्या देखेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आपके पास है। तो आप इसमें वेपर प्रेशर की कंसिडरेशन देखेंगे, जिसको राउल्ट्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एज बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर वोलेटाइल, ईच कंपोनेंट विल फॉर्म vapor about the solution. When the equilibrium is reached, each component will exert pressure called its partial pressure, whose value depend upon the mole fraction of the component in the solution and the vapor pressure of the component in the pure state of the liquid. Means ये क्या कहता है, इसने कहा है कि हमारे पास क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट हैं, वन इज़ द सॉल्यूट, अनदर इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो कहता है कि जब ये वॉलेटाइल हैं तो दोनों वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये इंडिविजुअली क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को। ठीक है, सॉल्यूट अपनी तरफ से वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, सॉल्वेंट अपनी तरफ से वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, इनके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है,
और टोटल प्रेशर क्या होता है। अगर हमारे पास मिक्सचर है किसी चीज़ का, इसको मैं गैस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर हमने 2 गैसें भरी हैं, वन इज़ द O2, अनदर इज़ द N2, ठीक है। और इसका टोटल वेपर प्रेशर P के बराबर है। तो P जो है वो किसके बराबर होता है, PN2 प्लस में PO2 के बराबर होता है। मीन्स ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रही है वो प्लस में नाइट्रोजन जो प्रेशर लगा रही है वो, उन दोनों के मिक्सचर के बराबर टोटल प्रेशर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर भी जो सॉल्वेंट लगाएगा, सॉल्वेंट जो प्रेशर लगाएगा उसको आप पार्शियल प्रेशर कहेंगे, सोल्यूट जो लगाएगा उसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। दोनों कलेक्टिवली जो प्रेशर लगाते हैं वो टोटल वेपर प्रेशर होता है उस लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। और आप ये कब मेज़र कर सकते हैं, जब आपके पास सॉल्यूशन किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि सोल्यूट कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा और सॉल्वेंट कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा, वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन दैट मिक्सचर। मीन्स मिक्सचर के अंदर कितने मोल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है और कितने मोल सॉल्वेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। मीन्स ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि यदि मेरे पास एक लिक्विड का सॉल्यूशन है और वो वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल ही सोलवेंट है, मींस मिक्सचर इज़ कम्प्लीटली वोलेटाइल। अगर मैं उसके वेपर प्रेशर को कंसीडर करती हूँ तो उसके वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस मल्टीपल ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर of both component is equal to total vapor pressure exerted in that condition। means उस condition के अंदर जो total vapor pressure लगेगा वो किसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। इसको मैं आगे मैथमेटिकली भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगी। एक मैंने आपको सिंपल टच इसका यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ, वैसे इस स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इसको प्रीवियसली या दोबारा डिस्कस करती हूँ। देखिए, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component इन दैट स्टेट। देखिए कहता है कि सॉल्यूशन है और जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का एक गिवन टेम्परेचर पर वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट सॉल्यूशन के इनटू में पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के बराबर होगा। यही बात मैंने आपको आगे बताई है, आगे स्लाइड में मैथमेटिकली भी आप इसको देख पाएंगे। मीन्स टोटल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है, वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, सॉरी मल्टीप्लाई इनटू में ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीपल उसके टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और अगर पूरे का निकालेंगे तो PA प्लस PB आ जाएगा। और आप आगे जब इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए मैथमेटिकली मैंने इसको ड्राइव किया है, बताया है अभी आपको। अब इसको देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट अस कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल वोलेटाइल, दो मिसेबल वोलेटाइल है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिसेबल वोलेटाइल सब्सटेंस कैसे कहेंगे। तो दो कंपोनेंट हैं जो कि मिसेबल है, एक ए है और एक बी। दो कंपोनेंट आपने लिए हैं जिनका मोल फ्रैक्शन XA और XB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक कंपोनेंट का XA हो गया और दूसरे कंपोनेंट का XB हो गया। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप इनके पार्शियल प्रेशर जो है वो मेज़र कर लेते हैं। तो जो कंपोनेंट ए है उसका पार्शियल प्रेशर PA है और जो बी है उसका पार्शियल प्रेशर PB है, ठीक है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ द मोल फ्रैक्शन इनटू में पार्शियल प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। इसी तरह से कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो कहता है कि डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ है वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास मिक्सचर है तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो उस चीज़ को यदि यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, मीन्स मान लीजिए अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली के एक एग्जांपल दिया था कि एक वेसल है, वेसल के अंदर हमने दो गैसेस का मिक्सचर भरा है, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है।
टोटल प्रेशर जो है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, वही चीज़ इसने यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो इसमें टोटल प्रेशर P हो गया, P किसके बराबर, जो हमारे पास PA और PB आए हैं ऊपर, उनके सम के बराबर हो गया। उनकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की है, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आता है, XA इंटू में P नोड A मीन्स पार्शियल प्रेशर, और XB इंटू में P नोड B मीन्स की पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B। तो ये आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी। अब कहता है कि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो XA प्लस में XB हमेशा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यदि मैं A निकालूंगी तो XA की वैल्यू किसके बराबर, 1 माइनस में B हो जाएगी, और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है 1 माइनस में XB इंटू में पार्शियल प्रेशर A, ये मतलब कि बराबर है किसके, X इंटू में P नोड A के बराबर। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगी, मैथमेटिकली ये डेरिवेशन ड्राइव की गई है। सिंपल PA को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, PA को मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, और XB को मल्टीप्लाई किया गया है P नोड A से, प्लस में XB इंटू में P नोड आया है। ठीक है, माइनस की वजह से अब XB जो है उसको कॉमन ले लिया गया है, P नोड B माइनस में PA आया है, प्लस में P नोड A, आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगी। और यही डेरिवेशन किसकी है, रॉल्स लॉ की डेरिवेशन है, जो आपको आगे भी यूज़ आएगी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मींस ये आपके पास जो डेरिवेशन है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, रॉल्स लॉ यही कहता है। ठीक है, मींस हमें पता है कि P नोड A और P नोड B जो है वो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्राफ समझिए। ग्राफ देखिए, ग्राफ के अंदर हमने लिया है 2 पार्ट। ये ग्राफ है, इसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में प्लॉट किया गया है डायग्राम, जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करता है। ये रॉल्स लॉ का डायग्राम है। यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाए और आपसे पूछा जाए तो ये एक रॉल्स लॉ का डायग्राम है। ये छोटी छोटी बातें नेट्स के पेपर में भी पूछी जाती हैं बहुत बार, जीई मेंस में, आईआईटी के अंदर माइन्यूटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से। देखिए XA इज इक्वल टू 1 एंड XB इज इक्वल टू 0 मीन्स ये प्योर स्टेट के अंदर अभी आपने एक कंपोनेंट लिया है। मीन्स यदि आपके पास सॉल्यूट है जहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उसके A के बराबर है, उस टाइम मोल फ्रैक्शन B का क्या है, 0 है। दूसरी साइड देखिए A का 0 है और B का 1 है, 2 पार्ट्स हैं। तो कहता है कि जब क्या है, कंपोनेंट A किसके बराबर, 1 मोल के बराबर है, उस दौरान वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है। इस तरह से आपको दिख रही है दूसरी लाइन। जब B की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू क्या है, 1 है, उस दौरान पार्शियल प्रेशर ऑफ द A विल बी द मैक्सिमम। उस टाइम पार्शियल प्रेशर B तो कुछ नहीं होगा, A ही होगा। ठीक है, तो उस दौरान देखेंगे तो P नोड की वैल्यू जो है वो कहाँ पर जा रही है, ये देखिए इस तरह से ये आता है। ठीक है, PA की वैल्यू किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इंटू में P नोड B के बराबर। उल्टा होता है, अगर A के लिए लेंगे तो P नोड B होगा, और B के लिए लेते हैं तो PA मतलब कि मोल फ्रैक्शन इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ द P नोड A and PB is equal to mole fraction into my partial pressure of that, and total pressure is the collectively of the partial pressure of component A plus में partial pressure of component B। मीन्स जो अभी हमने आपको पीछे मैथमेटिकल डेरिवेशन की सहायता से पढ़ाया है वही यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, A के बराबर है या 1 के बराबर है, मोल फ्रैक्शन XA मतलब कंपोनेंट A का जो मोल फ्रैक्शन है यदि वो 1 के बराबर है तो उसका पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि एट दैट केस प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B विल बी 0। इन अनदर केस यदि दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, B की बात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन यदि B का कितना है, मोल फ्रैक्शन यदि B का 1 है तो उस टाइम A का 0 होगा, और उस दौरान उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो ये है आपकी 3rd में मेंशन किया हुआ है, यही रॉल्स लॉ को क्या करती है, ओबे करती है या दिखाती है। अब इन सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू लिक्विड विच आर कम्प्लीटली मिक्सेबल। पहला पॉइंट ये है कि रॉल्ड्स लॉ यदि कोई मिक्सचर ओबे कर रहा है तो उसके अंदर पहली कंडीशन, इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि वो सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, आपस में मिक्सेबल होने चाहिए। दूसरी जो बात है, जो लिक्विड पेयर है वो रॉल्ड्स लॉ ओबे करता है तो उसको हम आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यदि बेंजीन में टॉल्विन मिलाते हैं, हेक्सेन और हेप्टेन का है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का है, तो मीन्स ये जो मिक्सचर हैं ये आइडल मिक्सचर्स हैं, ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं। एंड थर्ड वन, डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर of component, total vapor pressure over the solution may be increase or decrease with increase in the mole fraction of the component। मीन्स यदि आपने सोल्यूट की मात्रा बढ़ा दी है तो वेपर प्रेशर का जो उसका योगदान है वो बढ़ जाएगा टोटल प्रेशर के अंदर। मीन्स मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन यदि एक सॉल्यूट का बढ़ाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और कलेक्टिवली जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के सरफेस पर वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें कहता है कि यदि आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, अभी तक बात कर रहे थे हम लिक्विड की, और लिक्विड भी ऐसा जो कि मिक्सेबल और वॉलेटाइल था। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपने सॉलिड सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व किया है। यदि हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। देखिए आपने 5th यूनिट जो +1 में पढ़ी थी उसमें भी बताया जाता है यदि किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज होता है। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं राउल्ट्स लॉ के माध्यम से। पीछे हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस नहीं किया है, सिंपली एक फैक्ट को एज इट इज़ लिया है जिसे अब हम लॉ के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या कहता है ये, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in solution reduce the escaping tendency of the solvent molecule into vapor phase and the vapor pressure is decreases। देखिए ये कहता है कि जो वेपर के सॉल्यूट या वेपर के जो पार्ट्स थे, वेपर जो बाहर जा रहा था सॉल्यूशन से और वेजल पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था लिक्विड सरफेस पर, वो अब जो क्वांटिटी है उन मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा यदि हम सॉल्यूट जो है वो सॉलिड लेते हैं तो। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मीन्स मिक्सेबल भी नहीं है, साथ ही साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और तीसरी कंडीशन क्या है, सॉलिड कंडीशन में है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर पर, उसे हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ के माध्यम से। देखिए कहता है द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए सॉलिड ऑन द लवरिंग द वेपर प्रेशर कैन ड्राइव फ्रॉम द जर्नल डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ। देखिए बेटा इसको हम कहते हैं द लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इज दैट ए कंडीशन। मीन्स जब आप सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन में तो जो कंडीशन जनरेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स जब हमारे पास मिक्सेबल और वोलेटाइल सॉल्यूशन थे या कंपोनेंट थे दोनों के दोनों, उस दौरान जो वेपर प्रेशर था राउल्ट्स लॉ के दौरान या राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब यदि हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं एज ए सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे उसमें कमी आ जाती है, तो हम कंपेरेटिवली उसकी स्टडी करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो कहता है कि जर्नल डेफिनेशन जो लॉ की है वो इस लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही डिफाइन कर देती है। देखिए वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट का है सॉल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए मैंने ये कहा कि इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मीन्स आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, उसका वेपर प्रेशर देख रहे हैं। जब सॉल्यूट किस में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो वेपर प्रेशर के लिए कुछ भी अपनी जो मतलब योगदान है वो नहीं दे पाएगा, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। इसीलिए कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूट का आप उसमें कंसिडर नहीं करेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट, जो सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द, यही बात मैंने आपको ऊपर बताई है, यही बात इस पॉइंट में लिखी गई है कि यदि सोल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइल और नॉन वोलेटाइल है तो वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है अपना टोटल वेपर प्रेशर उन मिक्सचर के अंदर। उसके बाद देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा, वही मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट है वो इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कहता है कि यदि सिंबल के माध्यम से या मैथमेटिकली मैं ये बात रखना चाहूँ सॉल्यूशन की, जिसमें हमने सॉल्यूट को कंसीडर नहीं किया है कि वो वेपर प्रेशर के अंदर अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है, तो मैं इसको किस प्रकार से डिफाइन या आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, कहता है कि पी एस इंटू में एक्स आई इंटू में पी नोड, एक्स आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू में पी नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का ही क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि सॉल्यूट तो इसमें कंसीडर ही नहीं किया जा रहा, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। जो टोटल वेपर प्रेशर है एस का मतलब सॉल्यूशन का है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू x1। पी एस एंड पी नोड इज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड सोलवेंट और सोल्यूट के जो वेपर प्रेशर है उनका रेशियो हमेशा जो मोल फ्रैक्शन होता है सोलवेंट का उसके बराबर होगा, यदि सोल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है तो, ठीक है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि यदि पी नोड को हम क्या मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब कहता है कि यदि ग्राफिकली इसको देखेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन किसके, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के। आप इसको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहें या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कहें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन N2 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन N1 मोल ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए, कहता है कि यदि हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का और उसके अंदर N2 मॉलिक्यूल्स किसके डिजॉल्व हैं, सॉल्यूट के डिज़ोल्व हैं। अगर हम कहते हैं कि डिज़ोल्व तो क्या है, सॉल्यूट के भी पार्टिकल हैं, तो वो उनके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे या वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे इसको, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस प्रकार से इफेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें N2 मोल्स जो हैं सॉल्यूट के वो डिज़ोल्व हैं और N1 मोल हमारे पास किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं, और यदि हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, अब देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट के कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, या जो दो कंपोनेंट है उनको, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू किसके बराबर, x1 के बराबर दिखाया गया है, वही इसके अंदर दिखाया गया है। देखिए, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी है, x1 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है, ठीक है। x1 इज इक्वल टू N1 इंटू, और ये ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। अब कहता है कि यदि दोनों साइड से हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, तो आपके पास एक डेरिवेशन आ जाती है। ये जो डेरिवेशन है ये रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेरिवेशन है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन की हम कंपैरिजन करते हैं जो कि वोलेटाइल सॉल्यूशन है, जिसमें मिक्सचर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है दोनों वोलेटाइल हैं, यदि उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है रिलेटिवली कंपेयर करके जो उस कमी को निकालते हैं उसे रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। उसके लिए आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगी और इसके लिए आपको इसमें से 1 में से जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आई है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 1 माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस में N1 अपॉन में N1 प्लस N2। तो आपके पास ये टोटल डेरिवेशन आ जाएगी पी नोड माइनस में पी एस डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N प्लस N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है आप इस एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिलेटिव लवरिंग होती है वेपर प्रेशर की सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं, जो लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसके बराबर होते हैं। मींस ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट आ गए। ये किसके बराबर है, जो वेपर प्रेशर में कमी आई है उसके बराबर है। मींस आपने जितना सॉल्यूट उसके अंदर डाला है, उसकी जितनी आपने क्वांटिटी डाली है, उसी के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर में कमी आती है। मीन्स सीधी सी बात हुई, यदि आप ज़्यादा अमाउंट में मोल फ्रैक्शन या नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिज़ोल्व करते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, और यदि कम करेंगे तो कम होगा, क्योंकि जितनी कमी आती है वेपर प्रेशर में वो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट या सॉल्यूट के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रॉल्ट्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। इस चीज़ को आप किस प्रकार से प्रूव करेंगे, जिन्होंने पीछे स्लाइड देखी है, जो सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट हेनरीज लॉ का देखा है, वो बच्चे इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का, उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे पास एक गैस है, ठीक है, गैस इज़ द सॉलिड एंड द लिक्विड इज़ द सॉल्वेंट, मतलब कि जो गैस है उसको आपने सॉल्यूट की तरह से लिया है और लिक्विड जो है उसको सॉल्वेंट की तरह से लिया है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के। वही चीज़ है, मेन रॉल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ जो होते हैं वो आइडेंटिकल हैं, सिर्फ उनके अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वही चेंज होता है। मींस वही है कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट डिजॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मींस मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यही हेनरीज लॉ कहता है और यही कौन कहता है, राउट्स लॉ कहता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कांस्टेंट का है, क्योंकि हेनरीज लॉ में मेन कंपोनेंट हेनरीज कांस्टेंट होता है। ठीक है, और राउट्स लॉ के अंदर हम क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करते हैं, या उससे आप रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है उसे मेज़र कर सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर लेते हैं। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वही इसमें अलग है। तो सिमिलैरिटी दोनों के अंदर क्या होगी, सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मींस अगर ये वोलेटाइल हैं सॉल्यूशन तो ये ओबे करेंगे इसको, वरना नहीं करेंगे। और वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसके अंदर सीधी सी बात है, जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट। जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो सिंपल सा डिफरेंस है कि दोनों के जो कांस्टेंट हैं वो क्या हैं, अलग हैं। आगे देखिए, आगे इसमें है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। देखिए आइडल और नॉन आइडल जो सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जैसे कि आइडल गैसेस आपने पढ़ी होगी प्रीवियसली, उसी तरह से क्या होते हैं, आइडल सॉल्यूशन होते हैं। जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडल सॉल्यूशन होंगे, जो उसको ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडल सॉल्यूशन होंगे। वही चीज़ इसमें दी हुई है कि एन आइडल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मींस टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी कंडीशन हो, राउट्स लॉ को यदि कोई मिक्सचर जो है ओबे करता है तो आप उसे क्या कहेंगे, आइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग ऑफ द टू कंपोनेंट। देखिए अगर आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया है तो टोटल मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग, ऐसा नहीं है कि 10 ml आपने सॉल्वेंट मिलाया, 10 ml आपने सॉल्यूट मिलाया, टोटल आपके पास सॉल्यूशन 20 ml होना चाहिए। ऐसा नहीं है डिज़ोल्व होने के बाद वो 25 ml हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता या वो आइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इसकी एंथैल्पी के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, मींस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही मिक्सिंग के बाद होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि ये रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। थर्ड वन, देयर इज नो चेंज इन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए जो हमारे पास कंपोनेंट है वो दो मान लेते हैं, एक कंपोनेंट ए मान लेते हैं, एक कंपोनेंट बी मान लेते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको सॉल्यूशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ाए हैं उस दौरान मैंने आपको बताया है कि एक जो सॉल्यूशन होता है, अच्छा सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ।
ठीक है, रिएक्ट करेगा तो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट दे फॉर्म द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ए जो है, ए मॉलिक्यूल जो है दूसरे ए मॉलिक्यूल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, बी भी इसी तरह से दूसरे बी कंपोनेंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आपने उनको मिक्सअप कर दिया तो ए बी जो है वो एक बॉन्ड बन जाता है। मींस जितनी स्ट्रेंथ का ए बॉन्ड था, जितनी स्ट्रेंथ का बी बॉन्ड था, उतनी ही स्ट्रेंथ का ए बी बॉन्ड होना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होती है तो वो क्या नहीं है, आइडल सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ द थर्ड पार्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नॉन आइडल सॉल्यूशन वही है नॉन आइडल सॉल्यूशन जो कि ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, और इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि जो ओबे नहीं करते तो वो क्या करेंगे। देखिए, जो हमारे पास प्रीवियसली मैंने आपको रॉयल्स लॉ के लिए एक ग्राफ दिखाया है, उसके अंदर हमने क्या देखा है, एक्स ए की वैल्यू यदि 1 है तो इस तरह से ग्राफ आता है, और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो इस तरह से ग्राफ आता है, और टोटल प्रेशर इस प्रकार से। ये रॉयल्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है, तो इस रॉयल्स लॉ के ग्राफ को ओबे नहीं करेंगे वो, सीधी सी बात है। या तो पॉजिटिवली डेविएट होते हैं या नेगेटिवली डेविएट होते हैं। पॉजिटिवली डेविएट होंगे तो ग्राफ समवट ऐसा आएगा, नेगेटिवली डेविएट होंगे तो समवट ग्राफ ऐसा आएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने जा रही हूँ। चलिए आगे देखिए, नॉन आइडल सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। देखिए, पॉजिटिव है तो मीन्स ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके अंदर देखिए एलिवेशन आ रहा है ऊपर की साइड। एलिवेशन का मतलब बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है तो मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा, वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं वो बनाते हैं एज़ोट्रॉप्स। एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं यदि डिफरेंटली आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एज़ोट्रॉप जो होते हैं वो आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन जो कि रॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनकी ही एक रिजल्टेंट क्या है, थ्योरी है, या रिजल्टेंट उसका एक रिजल्ट है जिसको आप एज़ोट्रॉप की तरह से कहते हैं। ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर्स हैं जिनको आप एज़ोट्रॉप का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको अलग से डिफाइन नहीं किया है, इसी में मैं आपको समझाऊंगी उसे। देखिए, टोटल वेपर प्रेशर जो है किसी भी सॉल्यूशन का, यदि वो ग्रेटर देन है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन आइडल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन, सच बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉयल्स लॉ। वही मैंने आपको कहा था कि जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए यदि उससे अधिक वेपर प्रेशर होता है तो वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन माना जाएगा। ठीक है, मीन्स इस प्रकार के क्या आ जाएगा, इसके अंदर एलिवेशन आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसे सॉल्यूशन का वो रिलेटिवली लवरिंग। देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो प्रेशर वेपर जो है वो ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। यदि नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस या कोई सॉल्यूशन क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है, तो वेपर के अंदर इजीली क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली क्या हो गया, उसका इंक्रीज होगा। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा प्योर कंपोनेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन एक्वायर ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। मेन जो बात होती है वो ये है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। मीन्स आप ये चाहें कि उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी अगर कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपोजिशन जैसी है वैसी ही रहेगी, अनचेंज रहेगी। एंड द मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन आर कॉल्ड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, या फिर आप इनको क्या कह सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कह सकते हैं। ये जो एज़ोट्रॉप होते हैं, ये जो मिक्सचर होते हैं, ये मेनली किस में यूज़ किए जाते हैं, डिस्टिलेशन में यूज़ किए जाते हैं। डिस्टिलेशन आपने 11th क्लास में इजीली पढ़ा होगा, जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसमें डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस होता है एक, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि जो दो कंपोनेंट क्या है, मिक्सेबल हैं, जिनको आप इजीली किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वहाँ पर सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल आउट करके दो सॉल्यूशन को सेपरेट या दो कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो अगर यदि डिस्टिलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, मींस मिक्सचर को आपने डिस्टिलेट किया है, डिस्टिलेट किया तो आपके पास जो कंपोनेंट आया है उस कंपोनेंट के अंदर क्या नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो इस प्रकार का जो मिक्सचर आएगा आपके पास उसको आप क्या कहेंगे,
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कहेंगे। इसके 3 एग्जाम्पल है, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन बेंजीन है, मिथाइल अल्कोहल वाटर है, और भी बहुत सारे हैं। ये 3 मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में। ये नेगेटिव डेविएशन है, देखिए नेगेटिव डेविएशन जो है वो नॉन आइडल सॉल्यूशन की है। दोनों ही, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, दोनों की दोनों जो डेविएशन है वो नॉन आइडल सॉल्यूशन की ही होंगी, ठीक है। देखिए अब नेगेटिव है तो क्या होगा, कमी आएगी। मींस जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे कम मेजरमेंट में प्रेशर आता है तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये नॉन आइडल सॉल्यूशन है। और क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसमें डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है सारे कंपोनेंट के अंदर। यदि क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए कंपोनेंट का 1 है, अगर बी कंपोनेंट का 1 यहाँ है, तो इस प्रकार का ये ग्राफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली आपके पास ये आया है। इट मीन्स ये नेगेटिवली डेविएटेड है। ऐसा सॉल्यूशन जो है उसे आप क्या कहेंगे, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इनके अंदर क्या होता है, देखिए पॉजिटिवली डेविएटेड जो होते हैं उनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो कम हो जाता है, और यहाँ पर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बॉईल करेंगे आप उसको, जितना उसका टेम्परेचर था। यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था उस पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो एज़ोट्रॉप मिलेंगे मीन्स वही है कि आप यदि इस मिक्सचर को क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पर बॉईल करके डिस्टिल आउट करते हैं, तो आपके पास जो कंपोनेंट आपको मिलेंगे वो विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन मिलेंगे। और इस प्रकार के जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर हैं उन्हें आप क्या कह सकते हैं, हायर टेम्परेचर या हायर या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कह सकते हैं। इसके एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाइइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एनिलीन, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही। इसके बाद यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब